हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कटिंग चाय पर। मैं हूं एंकर नदीम और आज जो हमारे साथ गेस्ट है ना, वो है राजस्थान की माटी से फूटा हुआ एक और अंकुर, आयुषा व्यास, जिनकी रिसेंटली एक एल्बम रिलीज हो चुकी है जिसे इंटरनेट पर भरपूर प्यार मिल रहा है लोगों का। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे इनकी इस पूरी एल्बम के रिलीज होने तक के सफर के बारे में और करेंगे ढेरों सारी बातचीत। तो बिल्कुल बने रहिएगा एंड तक इस पूरे एपिसोड में। तो चलिए शुरुआत करते हैं और वेलकम करते हैं आयुषा व्यास का। तो खमा कड़ी मैडम, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। तो सबसे पहले जो है, आपकी जो एल्बम नई आ रही है साहित्यरी गाथा, तो उसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि ये किस बारे में है। ये जो साहित्य रिगाथा है म्यूजिक एल्बम है, ये राजस्थानी भाषा को, एक भाषा और साहित्य का एक तो गौरवपूर्ण इतिहास बताने को लेकर है कि हमारा जो कल्चर है, हमारी जो लिटरेचर है वो कितना रिच था और अभी भी है। तो एक उसको रिप्रेजेंट करने के लिए भी है और साथ ही साथ जो राजस्थानी भाषा की मान्यता को लेकर के हाल ही में जो आंदोलन चल रहा है, तो ये सरकार से एक बहुत शांतिपूर्ण प्रयास है, मतलब शांतिपूर्ण माध्यम से एक प्रयास है मेरा कि वो इस कल्चर को देखें और जाने कि इतना रिच कल्चर होने के बावजूद भी आज उसको संविधान के 8वीं अनुसूची में जगह नहीं है। जबकि राजस्थानी पूरे राजस्थान की एक ऐसी भाषा है कि जिसको मान्यता की जरूरत काफी, मतलब है ही नहीं, वो काफी पहले से उसको मान्यता मिल जानी चाहिए थी। लेकिन वर्तमान में भी अभी अगर वो मान्यता के लिए प्रयास कर रही है तो ये हम सबके लिए कहीं ना कहीं एक सोचने वाली बात है। बिल्कुल, मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ, लेकिन आपके प्रयास जो है बिल्कुल खाली नहीं जाएंगे, क्योंकि लोगों की तरफ से देख सकते हो आप कितना ज्यादा प्यार मिल रहा है इस पूरे एल्बम को। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, आपको इंस्पिरेशन कहाँ मिली इस पूरे म्यूजिक एल्बम को बनाने की? मैं स्प्रिंग बोर्ड से कोचिंग करती थी। जी। मुझे राजवीर सर, मतलब हमारे हिस्ट्री सब्जेक्ट होता है, जब जो भी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं उसमें, तो हम राजस्थान का कल्चर पढ़ते हैं। और उसके अंदर राजवीर सर जब हमें पढ़ाते थे तो वो बताते थे कि हमारा जो आज की कितने शर्म की बात है कि हमारी, मतलब आज भी हमारी भाषा आंदोलन कर रही है अपनी मान्यता को लेकर के, अपने अस्तित्व को लेकर के। तो तब ऐसा लगता था कि कुछ तो करना चाहिए। तो मुझे लगता था, मुझे लिखने का बड़ा शौक है। अच्छा। तो मैं लिखने के पर्पज से मैंने ऐसे ही एक दिन लिखना शुरू किया। फिर मुझे लगा कि नहीं, ऐसे तो नहीं होगा, अपन को अगर कभी लिखना ही है अगर राजस्थानी पे, तो कुछ तरीके से थोड़ा लिखना होगा। फिर और उसके लिए जब तक अपन को नॉलेज नहीं हो प्रॉपर एक, तो मुझे नहीं लगता कि हमें कुछ भी स्टार्ट करना चाहिए। तो इसके लिए मैंने पहले राजस्थानी से एमए किया और फिर मैं फर्स्ट ईयर में थी तो मैंने फाइनल ईयर की और फर्स्ट ईयर की दोनों की बुक्स साथ में पढ़ी। और पढ़ने के बाद में फिर मैंने लिखना शुरू किया। मुझे लगा कि अब सही है, अब मैं लिख सकती हूँ थोड़ा। फिर मैंने सॉन्ग तैयार किया, राजवीर सर को दिखाया। बहुत डरते डरते मैं सर के पास पहुंची थी। मुझे लगा था सर फाड़ के फेंक देंगे अच्छा। क्योंकि होता है कि खुद का कंटेंट कहीं ना कहीं जी कुछ जी। कमी नजर आती है। तो मुझे लगा था कि सर तो फाड़ के फेंक देंगे। सर ने देखा तो वो 2 सेकंड तक तो एकदम साइलेंट थे। फिर सर ने पूछा, ये तुमने लिखा है? तो मैंने बोला, सर हाँ, ये मैंने ही लिखा है। फिर सर ने बोला, बहुत अच्छा है, तुम तो इसको तैयार करो, अपन प्रमोट करेंगे। जी। फिर सर से जैसे ही हरी झंडी मिली, मैं तैयार हो गई कि चलो, अब सर ने कह दिया, इसका मतलब इसमें कोई गलती नहीं है, कोई कमी नहीं है। फिर मैंने बात करना शुरू किया। अब मेरा म्यूजिक फील्ड था नहीं कभी से भी, तो मुझे लगा कि शायद अपन को थोड़ी कोशिश करनी चाहिए। फिर मैंने सर से बात की तो सर ने कहा कि मतलब आप कोशिश करो, कोई ना कोई होगा, यदि मुझसे कुछ होता है तो मैं बताता हूँ आपको। मैंने कहा ठीक है। फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया तो धीरे धीरे फिर मैंने बात की, मेरे जो म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं उनसे बात की। उनको जब ये गाना दिखाया, उनको बहुत पसंद आया, तो उन्होंने बोला कि अपन इसको बनाते हैं। जी। फिर वहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई कि अपन म्यूजिक एल्बम बनाते हैं। फिर हमने धीरे धीरे बाय स्टेप करना शुरू किया और देन सॉन्ग आप सभी के सामने है। बहुत ही खूबसूरत। और इसके जो पूरे लिरिक्स है मैंने सुने थे और मैंने पढ़ने की भी कोशिश करी, तो बहुत ही खूबसूरत लिखा है। और लिटरली जो राजस्थानी कल्चर के लिए अगर कुछ किया जा सकता है तो शायद एक बहुत ही बड़ा प्रयास है आपका। तो मैं जानना चाहता हूँ, ये जो पूरी एल्बम आपने बनाई, तो इसमें आपको कुछ डिफिकल्टी आई, कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा आपको? हाँ, परेशानियों में तो ये था कि मेरे एक म्यूजिक बैकग्राउंड नहीं है कभी से जी भी। तो जब, और मैं एक स्टूडेंट हूँ, जी। तो अपने पास ऐसा होता है कि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक स्टूडेंट होना, ऊपर से मतलब विदाउट जॉब, अपन प्रॉपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, और फिर अपन को ऐसा कुछ सोचना है, ये अपने आप में मतलब एक ऐसे होता है कि शायद ही हो पाएगा। लेकिन फिर मैंने थोड़ा सोचा कि नहीं, अपन थोड़ा हिम्मत करते हैं और हो जाएगा। अगर एक बार अपन ने स्टार्ट कर दिया तो फिर हो जाएगा। फिर राजवीर सर तो साथ हैं ही। जी। तो फिर मैंने स्टार्ट किया। तो स्टार्टिंग में घर वालों से परमिशन ली। घर वालों ने पूछा अकेली कैसे करेगी, तो मैंने कहा ठीक है, मैं एक बार स्टार्ट कर दूंगी, आप लोग होना साथ में, फिर देखा जाएगा जो होगा। फिर मतलब ऐसा होता है कि जब आप कुछ अच्छा सोचते हो ना, तो मतलब डेस्टिनी ऐसी होती है कि आपको अपने आप वो चीज़ें है ना कनेक्ट करती जाती बिल्कुल है। बिल्कुल।
तो वैसा ही मेरे साथ हुआ कि मेरे जो म्यूज़िक प्रोड्यूसर हैं वो भी इसमें सिंगिंग में बहुत अच्छे हैं, मतलब बीच में उनकी भी उनकी वॉइस है 1-2 लाइन में, तो वो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया। उन्होंने बोला कि अपन मिलके करते हैं इसको, होगा जो देखा जाएगा। और फिर इतना अच्छा कंटेंट है, लोगों को पसंद आना ही है। तो हमने बनाना स्टार्ट किया। फिर हमारी थी कि अब शूटिंग के लिए क्या करना है, तो हमने शूटिंग के लिए फिर हर जगह जाना इतने कम टाइम में पॉसिबल नहीं था। पहले मेरा मानना था कि अपन इसको 14 फरवरी के बाद में ये 21 फरवरी आता है, 21 फरवरी को अपना राजस्थानी भाषा दिवस आता है। जी। तो मुझे लगा कि शायद अपन इस दिन रिलीज़ कर सकते हैं, तो लेकिन उस टाइम पे कुछ रीज़न्स की वजह से हो नहीं पाया। तो मेरे को ये था कि अब 30 मार्च है, जो अपने राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसी दिन लॉन्च करना है। तो हमारे सामने शूटिंग सबसे बड़ा मतलब एक चैलेंज था। फिर हमने कैसे-कैसे करके हमारी एक टीम बनाई और राजस्थान के अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट्स में भेजा, और वहाँ पे जो भी मतलब संग्रहालय हुए और जो लाइब्रेरीज़ हुई और जो मतलब अभिलेखागार बीकानेर है अपने राजस्थान का, वहाँ हमने टीम भेजी और रिकॉर्डिंग करवाई पूरी। और फिर उसके बाद में हमने वो वहाँ से वो क्लिप्स वगैरह लाके और फिर उसकी एडिटिंग का काम हमने खुद ने किया। हमारी पूरी मतलब टीम के साथ मिलके। तो वो एडिटिंग का काम मेरे लिए सबसे ज़्यादा मतलब चैलेंजिंग था, क्योंकि ऐसा होता है कि हमें तो सब कुछ अच्छा लग रहा होता है क्योंकि वो हमारी मेहनत है, सामने वाले को अच्छा लगे वो मैटर करता है। अब मेरे पास में फीडबैक देने वाला कोई था नहीं, तो मुझे लगा कि शायद मुझे एक बार क्रॉस चेक करवाना चाहिए। मैं दिन में 50 बार तो मम्मी को दिखाती थी। 50 बार मेरे म्यूज़िक प्रोड्यूसर थे उनको दिखाती थी, तो उनको लगता था कि ठीक है, अपन अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता था फिर भी एक बार शायद क्या पता कोई कमी हो। तो लेकिन फाइनली धीरे-धीरे हमने की कोशिश और फिर भगवान का नाम लेके लॉन्च किया। लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि बहुत पसंद कर रहे हैं लोग, और सबसे अच्छी बात कि लोगों ने मेरे लिरिक्स को ही नहीं, लिरिक्स को, सिंगिंग को, कंपोजिंग को, सबको बहुत ज़्यादा मतलब पसंद किया है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, सब कुछ वर्थ इट हो गया। बिल्कुल। और जैसे आपने बताया कि आपका कोई बैकग्राउंड नहीं रहा है सिंगिंग के अंदर, तो ये आपने कभी पहले सीखा था या फिर ये फर्स्ट टाइम ही था जो भी था? नहीं, एक्चुअली ये मेरा फर्स्ट टाइम ही था। तो देखकर ऐसा लग रहा था जैसे आप काफी प्रोफेशनल सिंगर हैं और बहुत ही ज्यादा खूबसूरती से आपने इस गीत को गाया। सिंगिंग के लिए तो मैं ये कहूँगी कि सिंगिंग तो मेरे बचपन का शौक है। अच्छा। तो किचन में काम करते हुए, पढ़ाई करने के बाद में थोड़ा फ्री टाइम में तो वो मेरा एक चलता रहता है सिंगिंग का, तो कि भाई अपन को। और बचपन से मुझे ऐसा था कि कोई भी गाना है टीवी पे, उसको मुझे हूबहू गाना है, अब चाहे कुछ भी हो जाए, ये मेरा चैलेंज होता था खुद से। ओके। तो वो शायद थोड़ी सी मतलब जो ये एक होता है ना कि भाई अपने मतलब गाने में जो आपको लग रहा है कि ये ऐसा लग रहा है प्रोफेशनल है, तो ये शायद उसी की वजह से है, वो प्रैक्टिस बोल रही है। बिल्कुल। तो जैसे आपने पढ़ाई भी करी साथ में, जैसे आप बता रहे हो कि आपने आरएएस की तैयारी कर रहे थे और उस दौरान ही आपको राजवीर सर मिले जो कि आपके लिए एक प्रेरणा का स्रोत बने और आपने पूरी आगे की जर्नी कंटिन्यू करी। तो आपने पढ़ाई को और सिंगिंग को पूरे इस गाने एल्बम मेकिंग के साथ बैलेंस कैसे किया? पढ़ाई का ये था कि पहले मेरे जब मैंने ये सॉन्ग लिखा था, जी। उस टाइम पे मेरे एग्ज़ाम्स थे, तो मैं उस टाइम पे बिल्कुल अपने एग्ज़ाम्स पे फ़ोकस कर रही थी। फिर जैसे ही मैं एग्ज़ाम से फ्री हुई, फरवरी-मार्च का टाइम था, फिर मैंने सोचा कि अब शायद सही टाइम है। तो लेकिन फिर उस टाइम पे एक होता है कि एक अपन को कई चीज़ों में जैसे अपने पर्सनल रीज़न्स होते हैं कि भई अपन नहीं कर पा रहे हैं या अपने टाइम की शॉर्टेज है थोड़ी, तो उस वजह से फिर मेरा बीच में वो डिले हो गया था। फिर मुझे दिसंबर में लगा कि अभी जैसे गवर्नमेंट चेंज होना, तो गवर्नमेंट चेंज होने पर ऐसा लगता है कि भई नॉर्मली अभी तो कोई वैकेंसी आएगी ही नहीं, तो अपने पास में एक अच्छा टाइम पीरियड है, अपन इसमें कर सकते हैं। जी। तो मुझे लगा ये सबसे बेस्ट पीरियड है। अभी यहाँ अपने पढ़ाई का इतना लोड नहीं है, कोई एग्ज़ाम्स भी नहीं है, तो अपन एकदम अच्छे से तैयारी उतनी एक बार थोड़ा साइड में करके और अपन पहले इस सॉन्ग को लॉन्च करते हैं। तो ये टाइम मेरे लिए, मैंने इसको इस तरह से थोड़ा यूटिलाइज़ किया। काफी काफी अच्छा था जो आपने बैलेंस किया है अपनी पढ़ाई को और साथ में एल्बम को, वरना हमें शायद ये खूबसूरत म्यूजिक देखने को ना मिलता। अच्छा, वैसे मैंने जब आपके बारे में पढ़ा था तो आपने यूएसए के अंदर भी अपने आप को, मतलब जो पूरे राजस्थान को रिप्रेजेंट किया है इस प्रोजेक्ट के अंदर, तो पूरी उसके इंडिया को। पूरे इंडिया को, तो बिल्कुल एक बारे में आप बताना चाहेंगे कि क्या था वो? हाँ, एक्चुअली मेरे भैया ने मुझे ये चीज़ सजेस्ट की थी। जी। तो उन्होंने मुझे कहा था कि मतलब सब अपने-अपने जैसे अपने-अपने नेशन को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, तो इसमें ट्राई करके देख। तो मैंने वहाँ अप्लाई किया और वहाँ पे होता है कि आपको पहले रिटर्न में उनके कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं, तो वो इंग्लिश में ही देने होते हैं। जी। तो इंग्लिश लैंग्वेज में मैंने मतलब वो क्वेश्चंस दिए, पेपर लिखा, तो देन वो मतलब मैं क्लियर कर लिया। देन फिर उसके बाद में एक इंटरव्यू था। वो इंटरव्यू मतलब अपने होता है कि आप जिस भाषा में कंफर्टेबल हो, आप उसमें दे सकते हो। देन मैंने वो इंटरव्यू दिया, वो भी क्लियर हो गया। फिर उसके बाद था कि अब वहाँ पे अपने आप को रिप्रेज़ेंट कैसे करना है। तो मेरा इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो मैंने पहले उसमें एक था कि हमें रिप्रेज़ेंट करना था कि अपने इंडिया की तरफ से जो आईआर होती है, इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं, उनके बारे में, तो अपन को रिप्रेज़ेंट करना था।
फिर उसके बाद में एक होता है उनका कल्चरल इवेंट, जैसे अपने यहाँ फेयरवेल होता है वैसे उनके होता है एक आई नाइट प्रोग्राम। आई नाइट प्रोग्राम में मैंने उस टाइम पे क्या था कि कोविड था, तो कोविड के कारण सब कुछ ऑनलाइन हो गया। तो फिर मुझे लगा कि अब मैं अपना सॉन्ग भेजूं कैसे उनको, जी। तो सॉन्ग भेजना एक सबसे बड़ी चैलेंज था। मैं फिर राजवीर सर के पास गई, मुझे लगा कि सर ही हेल्प कर सकते हैं इस टाइम तो मेरी। तो मैंने कहा सर मुझे है ना ऐसे ऐसे अपना गाना रिकॉर्ड करना है और वहाँ भेजना है। तो सर ने बोला अपना स्टूडियो है, यूज़ करो आराम से। अच्छा। फिर उस टाइम पे मेरा साथ दिया था साकर खान जी हैं, सिद्दीकी खान है, खड़ताल के जादूगर कहे जाते हैं, उनके बेटे हैं साकर खान जी। तो मैंने उनसे बात की, वो तुरंत आने को तैयार हो गए। कोविड टाइम में उनका इतनी दूर से यहाँ आना मेरे लिए बहुत मतलब सम्मान की बात थी कि वो इतनी दूर चल के आए, बहुत अच्छा लगा मुझे। उन्होंने साथ दिया, उन्हीं के सहयोग से मैंने वो गाना रिकॉर्ड किया और आगे भेजा। और वहाँ पे यूएसए में अपनी राजस्थानी भाषा को लेकर के इतना क्रेज, मतलब उनके मैंने वहाँ जब कमेंट्स पढ़े, मुझे लोगों ने रिकॉर्ड करके भेजे कि देखो आपके लिए कितने अच्छे कमेंट्स हैं, और फिर बेस्ट डेलीगेट का अवार्ड मिलना वहाँ पे, ये मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट था। बहुत ही खूबसूरत, बट बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है ये हम सभी के लिए, स्पेशली राजस्थान वासियों के लिए, क्योंकि ना केवल राजस्थान को बल्कि पूरे इंडिया को आपने रिप्रेजेंट किया है पूरे विदेश में जाके, और वहां पे भी आपको बेस्ट डेलीगेट का अवार्ड मिलना ये काफी जो है प्रेरणा वाली बात है। तो यहाँ पे जैसे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका जो पूरी म्यूजिक एल्बम बनने की पूरी जर्नी थी, इसके अंदर जैसे आपको डिफिकल्टी आपने बताया तो उसको आपने ओवरकम भी किया, तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग भी हमें देख रहे हैं जो चाहते हैं कि खुद का एल्बम बनाएं, तो वो किन किन स्टेज से होकर उनको गुजरना पड़ेगा, तो आप एक बार दर्शकों को बता सकते हैं। स्टेज से तो उनको ये है कि पहले उनका होता है कि रिकॉर्डिंग का अपना सबसे पहले होता है। यदि आपकी वॉइस अच्छी है, आपके पास में सॉन्ग के लिरिक्स है, तो हमें आगे कोशिश करनी चाहिए। इतना कुछ बड़ा नहीं होता है कि हम नहीं ही कर सकते हैं। ठीक है, अपन एज ए, मैं बात कर रही हूँ जैसे मिडिल क्लास फैमिलीज जो मतलब इतना अपन को ऐसे लगता है म्यूजिक एल्बम बनाने में काफ़ी मतलब कॉस्टली होता है वो, तो बहुत पैसा लगता है। तो ऐसा मैं कहना चाहूँगी कि अगर हम चाहें तो इसे बहुत लाइट भी कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। आजकल एआई का ज़माना है, तो एआई के अंदर मुझे लगता है कि अगर हम जितनी ज़्यादा टेक्निक को यूज़ कर सके ना, उतना बहुत अच्छा होगा। तो टेक्निक का यूज़ करके हम पैसा बचा सकते हैं, हमारा टाइम बचा सकते हैं, और सबसे बड़ी बात हम कुछ नया सीख सकते हैं। बिल्कुल। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। तो एक गाना हमें बहुत कुछ सिखा सकता है, क्योंकि मैंने खुद ने इस मतलब पूरे 1 साल की जर्नी के अंदर मैंने बहुत कुछ सीखा, मतलब सिंगिंग से और म्यूज़िक एल्बम बनाने से। तो हमें मतलब मेरे को बहुत सारा हिस्टोरिकल नॉलेज भी हुआ, और थोड़ा बहुत मैं सिंगिंग के बारे में भी जानने लगी हूँ। तो बस वही है, और मेहनत तो आप सभी के सामने है ही। तो और जैसे कि एक मान लो कि अगर मैं आज के टाइम पे मुझे अपनी एल्बम बनानी है गाने की, तो मैंने अपनी वॉइस को रिकॉर्ड किया, मैंने अपने लिरिक्स भी लिख लिए, अभी इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? वॉइस आपको रिकॉर्ड करनी नहीं पड़ती, वो तो अपन को स्टूडियो में जाके ही देखनी पड़ती है। अच्छा, वो उनके सामने आपको परफॉर्म उनके करना साथ है। ओके। पहले अपन को जैसे परफॉर्म करते हैं तो उसके लिए पहले एक बीट बनती है, जैसे ठीक अपने है। जो वोकल रिकॉर्ड होते हैं, जी। फिर उसके अकॉर्डिंग बीट बनती है, और बीट बनने के बाद में फिर वो आपको बताते हैं कि भैया आपका इस तरीके से एक सॉन्ग कंपोज होता है कि वो फिर सॉन्ग जब कंप्लीट हो जाता है आपके पास एक बार पूरा वो हो गया, यानी ऑडियो रिकॉर्ड आ गई। अब आप चाहिए उसको है ना किसी भी तरीके से, चाहिए आप ऑफिशियली चाहिए मतलब ऑनलाइन जैसे अपन कहते हैं टेक्निक का यूज करके, या ऑफलाइन अपन जा करके शूटिंग वगैरह कर सकते हैं, फिर उसमें इतनी दिक्कत नहीं आती। बट आपको म्यूजिक रिकॉर्ड करने के लिए तो स्टूडियो जाना ही पड़ेगा, ओके। उसका कोई और ऑप्शन नहीं है। ओके, स्टूडियो मैंने ढूंढ लिया, उसके बाद रिकॉर्डिंग भी हो गई है, अब उसके बाद आपको जो है अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन हाउसेज में आपको भेजना पड़ेगा रिकॉर्डिंग को। नहीं, उसके लिए अगर आप चाहें तो मतलब सॉन्ग तो आपने बना लिया जैसे, जी। तो उसके बाद आपको होता है मिक्सिंग और मास्टरिंग करवाना। ओके। तो वो आपको देखना चाहिए कि अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप किसी प्रोफेशनल से करवा सकते हैं। देन फिर कुछ ऐसे जिन्होंने हाल ही में कुछ म्यूजिक एल्बम लॉन्च करे हैं, तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं कि भाई हमने इस तरह से बनाया है, आप एक बार सुन के बता दीजिए। या फिर सबसे इसका अच्छा तरीका है कि आप किसी भी आसपास में जो अपने रहते हैं जिनको म्यूजिक का शौक है, आप उनको इसको एक बार मतलब बुला के और उनको अच्छे से सुनाओ। तो उनका क्या होगा कि वो जैसे ही कहीं पे भी, जैसे उन्होंने काफी पहले से म्यूजिक लगातार सुन रखा है, तो जहां भी उनको कमी दिखेगी ना वो तुरंत पकड़ लेंगे। भले ही उनको ये नहीं पता कि प्रॉपर वे में उसको कहते क्या है, बट उनको ये पता चल जाएगा यहाँ कमी है, तो हम उसको खुद से भी मतलब दूर कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये एक तरीका है। तो कहने का मतलब कि इंसान के अंदर बस एक जिज्ञासा होनी चाहिए और सब कुछ खुद ब खुद होता ही बिल्कुल जाता है। हो जाता है, एक बार स्टार्ट करने की देर है। अगर हमने ये ठान लिया कि अब करना है, आप चाहे कुछ भी हो, तो वो हो जाता है। बिल्कुल। तो जैसे जब आपने पूरी एल्बम मेकिंग स्टार्ट करी थी, तो आपने किसी आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेशन किया या फिर सब कुछ आपसे ही? नहीं, इसमें मैं मुझे कोलैब करने का सौभाग्य तो नहीं मिला, बट सब कुछ मैंने ही किया, मुझसे जितना बन पाया वो मैंने कोशिश की। बट काफी काबिल, तारीफ काबिल है कि आप पूरे वन वुमेन आर्मी बन के जो है सारी चीजें आपने खुद से मैनेज करी, और जो है हमारे सामने इतना खूबसूरत गीत जो है आज हमें सुनने को मिल पा रहा है।
तो मैं एक और चीज जो है आपसे जानना चाहूंगा, जैसे राजस्थानी भाषा को लेकर आपने ये पूरा गीत तैयार किया जिसमें कई ऐसे वर्ड्स हैं जो राजस्थानी भाषा को रिप्रेजेंट करते हैं, हाड़ोती और बाकी सारे आपने उसके अंदर यूज किए। तो और क्या क्या ऐसे प्रयास किए जाएंगे आने वाले भविष्य में जिसमें राजस्थानी कल्चर को और क्या किया जा सकता है? सबसे पहले तो मैं इस गाने के बारे में थोड़ा बताना चाहती हूँ ठीक है। कि ये जो गाना है इसके अंदर मैंने ये बताया है कि स्टार्टिंग इसकी मैंने बोलियों से की है। तो हमारे राजस्थान में राजस्थानी भाषा को लेके एक सबसे बड़ा विवाद ये है कि कौन सी राजस्थानी, जी। मतलब मायड़ भाषा तो मरु भाषा है, वो तो पश्चिमी राजस्थान की है, फिर उससे हमें क्या फायदा होगा। पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान वाले लोग हमसे एक जनरली क्वेश्चन करते हैं कि भाई वो मायड़ भाषा जो है वो तो मरु भाषा जिसको बोलते हैं वो तो पश्चिमी राजस्थान की भाषा है, उसमें हमारी भाषा को कहाँ स्थान मिला। तो मैं उस सवाल के जवाब में ये कहना चाहती हूँ कि जो ये भाषाएं हैं, मेवाती, मारवाड़ी, हाड़ौती, ढूंढाड़ी, ये सब एक उपबोली है। भाषा तो मरु भाषा है हमारी, जी। मेन तो वो है, वो हमारी जननी है भाषा की, राजस्थानी भाषा की जननी मरु भाषा है, ये सब उसकी बोलियां हैं। और इसी के अलावा मैंने उसमें जो साहित्य के अंदर जिन्होंने योगदान दिया, चाहे वो हमारे राजस्थान के चारण या भाट कवि हों या फिर जो अपने विदेश में जो जब पता है कि हमारे यहाँ पे अंग्रेजों का शासन था, उस टाइम पीरियड के जो कुछ अंग्रेज जैसे कर्नल जेम्स टोड हो गए, एलपी टेसीटोरी हो गए, तो उन्होंने भी बहुत अच्छा साहित्यिक योगदान दिया। मैं एलपी टेसीटोरी से सबसे ज्यादा प्रभावित हूँ कि उन्होंने मतलब हमारे यहाँ पे आए राजस्थान में, उनको हमारे यहाँ का कल्चर इतना पसंद आया कि उन्होंने इटली छोड़ के वो यहाँ रहने लग गए। उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया वहां से और वो सिर्फ राजस्थान में अपने कल्चर की वजह से यहाँ रह गए। जी, तो हम कहाँ हैं फिर? सही बात है। ये अपने आप से तो एक सवाल पूछना चाहिए कि जब वो बाहर के होके हमारे लिए इतना डेडिकेशन दिखा सकते हैं तो हमें तो फिर एक शायद जरूरत है बिल्कुल। इस चीज की। और आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि जैसे राजवीर सर और राजस्थानी युवा समिति इस मुहिम को आगे चला रही है और ये बहुत अच्छा प्रयास कर रही है, लेकिन उनके अकेले के प्रयास करने से नहीं होगा। हम उनको देखते हैं, हमें लगता है हाँ यार बात तो अच्छी कर रहे हैं, जी। लेकिन सिर्फ बातें अच्छी करने से थोड़ी काम होगा। वो तो अपने लेवल पे बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? बिल्कुल सही बात है। हम मतलब ठीक है टैग करना, मुहिम चलाना टैग करके जैसे, वो एक अलग बात है, लेकिन साथ में जैसे फीमेल्स हैं, मैं कहती हूँ महिलाओं को जो एजुकेशन में है मोस्टली, उनको भी आगे आना चाहिए, उनसे जितना बन सकता है। मैंने जैसे मुझे लगा कि मुझे कोशिश करनी चाहिए, मैंने एक कोशिश की। ऐसे ही अगर आप में से भी किसी लड़कियों को, मतलब कोई भी लड़कियां हैं, उनको अगर लगता है कि हमें भी कोशिश करनी चाहिए तो बिल्कुल उनको आगे आना पड़ेगा। और इसी के अलावा जैसे अपने जो जनरल स्टूडेंट्स हैं, तो जैसे मैं उनको यही कहना चाहती हूँ कि स्टूडेंट हैं, हमारे लिए आर्ट एंड कल्चर एक बहुत बड़ा पार्ट है, राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो हम इतना तो पढ़ते ही हैं, नॉलेज हमें सब है, तो फिर हम क्यों पीछे रह रहे हैं? हमें ये पब्लिकली अगर किसी भी माध्यम से बताना चाहें, ऑनलाइन ऑफलाइन, किसी गीत के माध्यम से, मूवी के माध्यम से, अगर छोटे मतलब शॉर्ट फिल्म के माध्यम से, तो बिल्कुल बताना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। कि मैंने देखा कि दिल्ली में जब यदि हमें कुछ चेंज करना होता है या हमें किसी को जागरूकता लानी होती है तो वो एक नुक्कड़ नाटक चलाते हैं, बहुत पुरानी थीम है वहाँ की। मुझे लगता है यहाँ भी ऐसी वो सब चीजें होनी चाहिए ताकि लोगों को उनके सवालों के जवाब भी मिल सकेंगे, और साथ ही साथ उनको आगे जैसे मतलब लोगों को ये भी पता चलेगा कि हम जिस चीज के लिए लड़ रहे हैं असल में वो मुद्दा है ही नहीं, जो मुद्दा है उसको वो सामने आ ही नहीं पा रहा सिर्फ हमारी वजह से। और राजस्थानी भाषा को नेता और सभी लोग हैं वो इसीलिए अभी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, जो मुझे लगता है कि शायद हम सभी अभी तक एक नहीं हुए हैं। और मुझे ये लगता है कि अभी जिस दिन हम एक हो जाएंगे सभी, हमें ये लगेगा कि नहीं भाषा नहीं, वो बोलियां हैं और हमें भाषा को मान्यता दिलवानी है। तो जिस दिन जनता, सभी लोग जितने भी हैं, हमारे सभी राजस्थान वासी एक हो गए, उस दिन मुझे लगता है कि नेता भी सपोर्ट करेंगे और हमें भाषा को मान्यता मिलने से भी कोई नहीं रोक सकता। बहुत ही खूबसूरत विचार है और मैं इन विचारों की सराहना करता हूँ, और जो मैसेज आपने यंगस्टर्स को दिया है कि वो क्या कर सकते हैं अपनी भाषा को आगे ले जाने के लिए, वो काफ़ी तारीफ़ काबिल है। तो मैं चाहता हूँ बिल्कुल जो दर्शक हम देख रहे हैं, जैसे आपने एक बात बोली कि हम राजस्थानी के बारे में इतना सारा चीज़ें पढ़ते हैं, इतनी नॉलेज है, तो फिर हम क्यों पीछे रहते हैं? तो बस ज़रूरत है एक छोटी सी पहल करने की, और उसके बाद बिल्कुल ऐसे एग्जाम्पल्स आपके सामने मिलते हैं और हमारे पूरे राजस्थान के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है। तो मैं एक और चीज पूछना चाहता हूँ, जैसे बहुत सारे अभी यूथ की हम बात कर रहे हैं, तो ये जो पर्टिकुलर म्यूजिक है, आपका एल्बम है साहित्यरी गाथा, ये यूथ को कैसे अपील करता है, वो कैसे रिलेट कर सकते हैं इससे? इसमें सबसे बड़ी भूमिका यूथ की है। अच्छा। क्योंकि एज ए स्टूडेंट जो मैंने गाने के बोल हैं एक एक लिए हैं, डिंगल पिंगल चारण भाटरे माव जीरा चोपड़ा, रागा में है मांड राग और छंदा में है सोरठा। ये राजस्थानी भाषा के बहुत सारे क्वेश्चनों के सॉल्यूशन, मतलब जो आंसर है वो मैंने बता दिए। यानी डिंगल पिंगल ये राजस्थान की दो काव्य शैलियां हैं, कि डिंगल जो है वो पश्चिमी राजस्थान की है, पिंगल है वो पूर्वी राजस्थान की है। चारण भाट जो हमारे यहाँ के साहित्यिक कवि हैं, और मावजीरा चोपड़ा हमारे डूंगरपुर के बेणेश्वर धाम में रखी हुई एक ग्रंथ है।
तो उस ग्रंथ के अंदर आने वाले समय की भविष्यवाणियों का उल्लेख मिलता है। जी। फिर रागा में है मांड राग, यानी मांड राग हमारे राजस्थान की प्रॉपर जो राग है उसको वो राग है। और छंदा में है सोरठा, राजस्थान में जो लिखने में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला जो एक छंद है वो सोरठा छंद है। तो यानी इस तरह से मैंने जो इसके अंदर और भी गाने के जो बोल हैं उन बोलों के अंदर काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस भी हैं, ऐसे बहुत सारे मतलब वर्ड्स हैं जो एक स्टूडेंट होकर के बहुत आसान है उनको समझना। और जिन्होंने ये सुना है, जिन स्टूडेंट्स ने सुना है, उनको ये लगा भी है कि गाने में डीप बहुत ज़्यादा मतलब गंभीरता बहुत ज़्यादा है। जी। तो स्टूडेंट्स यूथ तो सबसे ज़्यादा कनेक्ट होगा इससे, मुझे ऐसा लगता है मेरे गाने से, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये लगा कि अरे यार ये तो अपन पढ़ रहे हैं, जी। वही चीज़ इस गाने में है। तो उन्होंने इस मुझे कमेंट्स में ये चीज़ देखने को मिली कि पूरा राजस्थानी लिख दिया आपने। तो मुझे अच्छा लगा कि चलो जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ को इंटरकनेक्ट भी कर पाएंगे और वो इससे एक मोटिवेशन भी ले पाएंगे कि नहीं चलो अगर मैं एक स्टूडेंट होके कर सकती हूँ तो वो भी कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसे ऐसा बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ और यहाँ पे जितने भी यंगस्टर्स हैं वो ऐसा कर भी पा रहे हैं। और जब हम उस सॉन्ग को सुन रहे थे तब हमें भी ये फील हो रहा था कि लिटरली राजस्थान कल्चर का जो बिल्कुल कोर है वो आपने इस गीत के अंदर बिल्कुल ढाला है और बहुत बहुत खूबसूरत गीत है। तो यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे फ्यूचर में यानी आने वाले भविष्य में हमें और क्या क्या एल्बम आपकी तरफ से देखने को मिलेगी इस खूबसूरत से गीत के बाद? जहाँ तक मेरा मानना है कि मुझे अपने कल्चर में, राजस्थानी कल्चर में बहुत जी। ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो अगर मुझे मौका मिला तो मैं राजस्थानी को पूरे इंडिया में नहीं, मैं पूरे वर्ल्ड तक लेके जाना चाहती हूँ। वाह, बहुत तो खूबसूरत। मुझे लगता है कि राजस्थानी एक बहुत रिच कल्चर है, जी। उसमें कोई तो बात है, वरना लोग अपना देश छोड़ के, अपना घर छोड़ के यहाँ देखने तो एटलीस्ट नहीं आते। बिल्कुल। और आने वाले पर्यटन के हिसाब से देखें तो पुराने अगर हम गवर्नमेंट के आंकड़े उठा के देखते हैं तो हमारा राजस्थान मतलब लोगों की पहली पसंद बन रहा है धीरे धीरे। तो मुझे लगता है कि इससे बेहतरीन मतलब राजस्थानी कल्चर को, राजस्थानी लिटरेचर को इंटरनेशनल लेवल पे ले जाने का शायद अब सही समय है, क्योंकि हमारे पास में टेक्नोलॉजी में किसी से हम कम नहीं है। राजस्थानियों में जो एक लिखने की कला है वो मुझे बहुत पुराने समय से चली आ रही है। और फिर इसका स्वर्णिम इतिहास, कि राजस्थान को कभी राजस्थान हो जहाँ इतिहास हो और वहाँ राजस्थान नहीं हो, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं राजस्थान को, राजस्थानी कल्चर को, राजस्थानी लिटरेचर को राजस्थान के बाहर नेशन, अपने देश में और इंटरनेशनल लेवल पे ले जाना चाहती हूँ। बिल्कुल, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। और ऐसे आप जैसे लोगों की हमें बहुत सारी ज़रूरत है कि ऐसे जो है हमारे राजस्थान से ऐसे लोग निकले जो राजस्थान को प्रमोट करें, आगे लेके जाएं, वर्ल्ड क्लास बनाएं। तो राजस्थान की तो बात ठीक है, हमने बहुत बहुत खुशी होती है जब ऐसे देखने को मिलते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे लोग ना, एक मिसकंसेप्शन होता है लोगों में कि राजस्थान के अंदर सिर्फ रेगिस्तान है, लेकिन कोई आपसे पूछे कि राजस्थान में क्या क्या है, तो मुझे लगता है कि आपने अगर वो गीत नहीं सुना है तो आपको डेफिनेटली सुनना चाहिए। और इसी नोट पे मैं चाहता हूँ कि मैम हम सबके साथ में वो दो लाइनें उस गीत की होनी चाहिए लाइव, क्योंकि हमें मौका मिल रहा है तो मैं ऐसे जाने नहीं दे सकता आपको। बिल्कुल। इसके मैं कुछ कुछ अंतरे से लेती हूँ। बिल्कुल। दिंगल पिंगल चारण भाटर माँ विजीरा चोपड़ा, रागा में है मांड राग और छंदा में है सोरठा, छंदा में है सोरठा। लोक ब्राह्मण जैन संत चारण साहित्य बीमारी है, आओ सुनावा इनरी गाथा राजस्थानी हमारी है। कुवलय माला सु शुरू हो निर्मोहिरी मुक्ति पे भारी है, मोहिरी मुक्ति पे भारी है। थैंक यू। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। मैं वैसे चाहता नहीं हूँ कि आप रुके गाते रहें, ऐसा लग रहा है, लेकिन मैं इंटरव्यू की थोड़ा हमें लेंथ को ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ आप दर्शकों को बताएं कि वो आपका ये गीत कहाँ पे सुन सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि राजस्थान का जो साहित्य, राजस्थानी मेरा जो गीत है साहित्य री गाथा, वो हम यूट्यूब पे गुलाबी नगरी म्यूजिक एक यूट्यूब चैनल है, आप वहाँ जा करके मेरा सॉन्ग सुन सकते हैं और अपना प्यार दे सकते हैं। बिल्कुल। और लोग आपसे इंस्टाग्राम से भी कनेक्ट होना चाहते हैं तो मैं चाहता हूँ आप वो भी बता दीजिए लोगों को। इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है आयुषा शर्मा, शर्मा आयुषा 2024 के नाम से। जी। तो आप मुझे वहाँ भी मैसेज कर सकते हैं। और वैसे मैं डेली अपडेट्स डालती रहती हूँ उस पर अपने सॉन्ग को लेके भी, तो आप मुझे वहाँ भी जुड़ सकते हैं। बिल्कुल। और आपका कोई भी सवाल है जो आप जानना चाहते हो मैम से, या फिर कोई भी राजस्थानी कल्चर को अगर आप आगे लेके जाना चाहते हो तो आप कमेंट्स कर सकते हो। हम बिल्कुल आपका संदेश जो है मैम तक पहुंचाएंगे, क्योंकि राजस्थानी कल्चर को आगे लेके जाना हो तो मैम से अच्छा और कोई भी मार्गदर्शन आपको नहीं दिखा सकता। तो नहीं नहीं, मैं तो ये एक माध्यम हूँ।
जी। ये मैं एक माध्यम हूँ। मैं चाहती हूँ कि मुझसे पहले उन सभी का सम्मान हो, उन सभी को जगह मिले, जिन्होंने इस चीज़ के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी। जी। जो हमारे लिटरेचर से जुड़े रहे और मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि हमारे राजस्थान के जो कलाकार हैं, हमारे राजस्थान के जो साहित्यिक रूप से लिखने वाले लेखक हैं, लेखिकाएँ हैं, मैं उन सबको कहती हूँ कि आप प्लीज़ वो कहीं न कहीं हमारे मतलब जो मुख्य धारा है ना, उससे दरकिनार हो गए। हमें उनको कोशिश करनी है कि हम उनको फ्रंट लाइन में लेके आएँ, क्योंकि हमारे राजस्थान की सभ्यता और संस्कृति को बचाए रखने में तो सबसे बड़ा योगदान कहीं न कहीं उनका ही है। तो मैं चाहती हूँ कि मुझसे पहले, मैं तो सिर्फ़ एक माध्यम हूँ आपके सामने उन सब चीज़ों को लाने के लिए, मुझसे पहले वो हैं जिन्होंने असल में मेहनत करी है। तो मैं चाहती हूँ कि वो सभी लोग इस चीज़ से जुड़ें, उनको अच्छा लगे कि हाँ, हमने अगर जीवन में राजस्थानी को कुछ दिया है, तो आज राजस्थानी हमें बहुत कुछ दे रही है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि मुझसे पहले आप एक बार उनके बारे में सोचें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल, जितना खूबसूरत आपका गीत था उतने ही खूबसूरत आपके विचार भी हैं, और पूरी कटिंग चाय की टीम की ओर से हम सभी आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आप ऐसे ही जो है राजस्थान की कल्चर को प्रमोट करते रहें और हमें फ्यूचर में आने वाले बहुत सारे आपके एल्बम्स सुनने को मिले। सो बिल्कुल धन्यवाद आपका जुड़ने का थैंक हमारे यू। पूरे शो में। थैंक यू सो मच।